Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the remaining part of the lesson how yoga heals. तो आइए स्टूडेंट्स, इंडियन गिफ्ट्स टू द वर्ल्ड जो आपका चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 1 जिसका नाम है हाउ योगा हील्स, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जाना था कि किस तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि जिसका प्रोडक्ट है क्या इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी स्ट्रेस जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है प्रोडक्ट है, जिसका दूसरा नाम है फाइट एंड फ्लाइट। इसके हमने बेनिफिट्स और लॉस पढ़े थे कि कब ये हमारे लिए लाभकारी, किस स्थिति में लाभकारी है और किस स्थिति में ये नुकसानदेह है। लॉन्ग टर्म में अगर ये है, इससे जो पैदा होने वाला जो स्ट्रेस है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, वो लॉन्ग टर्म में है तो उससे बहुत से नुकसान होते हैं, और अगर शॉर्ट टर्म में यानी थोड़े समय के लिए है तो उससे हमें कुछ फ़ायदे भी होते हैं जिनका डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आज नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे इसका। क्रोनिक स्ट्रेस, क्रोनिक का मतलब होता है लगातार चलना लंबे समय तक। क्रोनिक मीन्स लंबे समय तक चलने वाला जो स्ट्रेस है, यानी क्रोनिक स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया, लंबे समय तक चलने वाला, फॉर ए लॉन्ग टाइम, कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल। जब ये लगातार चलता है स्ट्रेस, तनाव की स्थिति, तो ऐसी स्थिति में लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल, तो वो किस ओर जाता है, हमें कहाँ ले जा सकता है ये क्रोनिक स्ट्रेस, लगातार चलने वाला जो स्ट्रेस है, तनाव है, कैन लीड टू कंटिन्यूसली हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल, यानी लगातार जो कोर्टिसोल एक प्रकार का जो हार्मोन है कोर्टिसोल क्या है, उसके लेवल को क्या कर देता है, हाई कर देता है कंटिन्यूसली, लगातार। अगर क्रोनिक स्ट्रेस की स्थिति है, क्या मतलब समझ में आया, लगातार अगर क्या है तनाव बना हुआ है तो वो हमें क्या करेगा, कहाँ ले जा सकता है, वो हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल को, कंटिन्यूसली हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल को की ओर ले जाएगा। यानी हमारे शरीर में कोर्टिसोल की जो मात्रा है उसका हाई लेवल, उसकी लेवल जो है क्या हो जाएगा, लगातार हाई हो जाएगा। दिस हार्मोन, ये जो हार्मोन है, किस हार्मोन की बात हो रही है यहाँ, कोर्टिसोल की। एट नॉर्मल लेवल्स, अगर ये कोर्टिसोल जो है, कोर्टिसोल अगर नॉर्मल लेवल्स पर है तो ये हेल्प्स टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी, तो ये हमारी मदद करता है क्या करने में, नॉर्मल लेवल पर है तो ये क्या करता, बोलिए, जैसे वो शॉर्ट टर्म पे हो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो प्रोडक्ट है स्ट्रेस, वो अगर शॉर्ट टर्म में हो तो उससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं बॉडी में, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हो तो नुकसान दे। उसी तरह से कोर्टिसोल की मात्रा, कोर्टिसोल नॉर्मल लेवल पर है तो ये हमारी बॉडी में क्या करता है, हेल्प करता है टू मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी, एक सक्रिय और स्वस्थ शरीर को बनाए रखने में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है, इंक्लूडिंग, जिसमें और कई फ़ायदे हैं, जैसे कैसे हेल्दी रखता है, रेगुलेशन ऑफ इसके कारण अगर नॉर्मल लेवल पर कोर्टिसोल हार्मोन है तो ये इसके कारण से रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय की जो क्रिया है, पचित भोजन जो होता है उसके कारण जो बनने वाली जो एनर्जी होती है ना, उस प्रोसेसिंग में, उसको बंद कर दें, प्रोसेसिंग में क्या होती है, रेगुलेशन आ जाती है। थोड़ा रेगुलेशन का मतलब नियमित हो जाता है, क्या चीज़, हाँ, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, रेगुलर हो जाता है। एंड ब्लड प्रेशर, और इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है वो भी रेगुलर हो जाता है, उसके अंदर भी रेगुलेशन आ जाती है या नियमितता आ जाती है, तो बॉडी एक्टिव, इस तरह से बॉडी हमारी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। लेकिन बात किस कंडीशन की बात कर रहा है, जब ये नॉर्मल लेवल पर, कौन, क्रोनिक स्ट्रेस के कारण जो उत्पन्न होने वाला जो
कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो अगर नॉर्मल लेवल पर है, नॉर्मल लेवल का मतलब जानते हैं सामान्य स्तर पर, बट लेकिन एक्सेसिव अमाउंट, लेकिन इसकी अगर कोर्टिसोल की एक्सेसिव अमाउंट आ जाए, अमाउंट का मतलब यहाँ क्या है मात्रा, अगर ये बहुत अधिक मात्रा में हो जाए, कैन सप्रेस, तो नुकसान हो सकता है इसका। क्या कैन सप्रेस, तो ये दबा सकता है, सप्रेस का मतलब दबा सकता है द इम्यून सिस्टम, किसको, हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है यानी प्रतिरक्षण क्षमता, जिसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कहते हैं ना बॉडी की, शरीर को क्या करने के लिए, शरीर को रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, उस पावर को इम्यूनिटी पावर कहते हैं, और उसका एक सिस्टम है बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम। उस इम्यून सिस्टम को ही अगर इसकी मात्रा क्या हो जाए, कोर्टिसोल की मात्रा अगर क्या हो जाए, कोर्टिसोल समझ रहे हैं ना, एक प्रकार का हार्मोन है ये, जो किसका रिजल्ट है, क्रॉनिक स्ट्रेस का। अगर लगातार स्ट्रेस रहता है तो कोर्टिसोल जो है हाई लेवल पर हो जाता है, नॉर्मल लेवल पर है जब तो आपको इसका लाभ मिलता है, इसके कारण हमारे शरीर के एक्टिव बने रहने और हेल्थ, बॉडी के हेल्दी बने रहने में मदद मिलती है। और कैसे हेल्दी करता है बॉडी को, इससे हमारी जो मेटाबॉलिज्म और हमारी जो बॉडी में होने वाली जो ब्लड प्रेशर की, जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाता है, अर्थात रेगुलर हो जाता है, तो इस तरह से लाभ होता है। लेकिन अगर बट एक्सेसिव, अगर इसकी मात्रा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, कोर्टिसोल कैन सप्रेस द इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, दबा देता है, एंड कोज स्लीप डिस्टर्बेंसेज, जिसके कारण हमारे अंदर कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेज, अर्थात नींद नहीं आती, व्यवधान आता है, किसमें बाधा आती है, किसके अंदर, सोने में, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, एक और नुकसान क्या होता है, भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख नहीं लगती, एपेटाइट माने भूख। और हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल, और इसके अलावा इसका अगर लेवल क्या हो जाए हाई, किसका, कोर्टिसोल का, कैन ऑल्सो इंक्रीज योर हार्ट रेट, इसके कारण आपकी जो हार्ट रेट है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एंड योर कोलेस्ट्रोल, और आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रोल होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रोल क्या होता है जानते हैं आप, हैं, होता क्या है कोलेस्ट्रोल, हाँ, एक प्रकार के फैटनेस है ये, जो हमारे रक्त के अंदर आ जाती है इस तरह के चिकनाहट भरे भोजन खाने से या इस तरह की चीज़ें खाने से, और फिर एक प्रकार से जैसे नालियों में कीचड़ हो जाता है ना, कीचड़ से वो नालियों को अवरुद्ध कर देता है, उसी तरह से हमारे ब्लड के फ्लो को ये क्या कर देता है, कोलेस्ट्रॉल। और ये ज़्यादातर कैसी चीज़ें खाने से, तेलीय चीज़ें खाने से, चिकनाई भरी चीज़ें खाने से, जिससे फैटनेस क्या होती है, बढ़ती, तो उसको भी ये क्या कर देता है भाई, बढ़ा देता है। तो किसको किसको हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल बढ़ा सकता है, हार्ट रेट को, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को, एंड देन कोलेस्ट्रोल को बढ़ा सकता है, एंड ट्राइग्लिसराइड, और इसके अलावा आपके ट्राइग्लिसराइड जो होती है, ट्राइग्लिसराइड ये एक प्रकार का ये भी फैट है, रक्त में पाए जाने वाला एक गाढ़ापन जो होता है ना, वसा, उसको भी ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। कोलेस्ट्रॉल और ये एक जैसी ही चीज़ें हैं लगभग, ठीक है ना, इनको ये क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। कौन सी चीज़ की समझ, ये चीज़ किस स्थिति से क्रिएट होती है, हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल, अगर हाई लेवल हो जाए बॉडी में किसकी, कोर्टिसोल हार्मोन की, तो इसके कारण हमारी जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो लेवल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और इसका खतरा क्या है सबसे बड़ा, देखो इसके बढ़ने से क्या होता है, रिस्क फैक्टर फॉर बोथ, इनके बढ़ जाने से रिस्क फैक्टर फॉर बोथ हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स, दोनों का ही खतरा बढ़ जाता है। किसका किसका, हार्ट अटैक होने का बॉडी में, और जानिए आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, जिसको हार्ट अटैक आता है उस बंदे का कोलेस्ट्रॉल क्या रहता है, बढ़ा रहता है। एंड स्ट्रोक्स भी आ सकते हैं उसको, अर्थात पक्षाघात हो सकता है, यानी उसको लकवा भी आ सकता है, लकवा भी आ सकता है उसके शरीर में, यानी उसको शरीर में लकवाग्रस्त भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। स्ट्रोक्स का मतलब यहाँ क्या है, पैरालिसिस। तो ये नुकसान हुआ। पहले तो हमने पढ़ा नॉर्मल लेवल पर कोर्टिसोल है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और
दूसरे होना चाहिए बॉडी में, होना है, कोर्टिसोल तो होगा, ये प्रोसेस है, लेकिन अगर ये नॉर्मल लेवल पर है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, बॉडी को एक्टिव रखता है एंड हेल्दी बनाए रखता है, मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेशन में लाता है, रेगुलेशन में मदद करता है उसकी। लेकिन अगर ये हाई लेवल पे हो तो उसके बहुत से नुकसान अभी हमने पढ़े, स्लीप डिस्टर्बेंसेज हो जाती है, इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर सकता है, और लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। और इसके अलावा अगर हाई लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल जो है तो ये हमारे हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड जो लेवल्स हैं उनको क्या कर देता है बोलो भाई, बढ़ा सकता है। और इनके कारण हमारे शरीर में हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स की संभावनाएं, इनकी जोखिम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं द बाई प्रोडक्ट्स, और इसका जो बाई प्रोडक्ट कोर्टिसोल का जो सह उत्पाद है, उप उत्पाद कहते हैं जिसको, इस कोर्टिसोल से और जो पैदा होने वाले जो हार्मोन्स हैं, और कोर्टिसोल एक्ट एज सेडेटिव्स, ये किस रूप में काम करते हैं, ये सेडेटिव्स के रूप में काम करते हैं। सेडेटिव्स का मतलब जिससे व्यक्ति को, तुम पढ़ के नहीं आते इसका मतलब बिल्कुल भी, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होता है, स्लिपनेस का शिकार होता है, यानी उसको ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में सुस्ती आती है। जैसे नशेड़ी होता है, नशे में रहता है जो आदमी, एकदम अपने शरीर को में उस पर जान नहीं रहती, किसी प्रकार की कोई एक्टिवनेस नहीं रहती, तो कोर्टिसोल का जो बाई प्रोडक्ट है, यानी इसका जो उप उत्पाद है, वो किस रूप में काम करता है, सेडेटिव्स के रूप में। क्या वर्ड दिया है इसके लिए, सेडेटिव्स के लिए, यानी ऐसा ड्रग्स जो क्या करे, शरीर में सुस्ती लाए, नींद लाए, विच कैन लीड टू चेंज इन मूड, और जिसके कारण से हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। सेडेटिव्स के रूप में अगर कार्टिसोल का जो बाई प्रोडक्ट है कोर्टिसोल का, वो सेडेटिव्स के रूप में काम करता है, और इस कारण से हमारे शरीर में इस प्रकार के परिवर्तन आ सकते हैं, चेंज इन मूड, जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ परिवर्तन आ सकते हैं मूड में, मूड का मतलब हमारे हाव भाव में, मनोदशा में, स्पेशली टू फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, और विशेष रूप से हम इस अवस्था में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। स्पेशली माने विशेष रूप से, विशेषतः हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अर्थात बोलो भाई, डिप्रेशन नहीं ध्यान है तुम्हें, क्या मानसिक तनाव है, निराशा है जिसको कहते हैं हम, हताशा है, उसके हम क्या हो जाते हैं। तो ये अभी हमने पढ़ा इस पैराग्राफ में, स्पेशली क्रॉनिक स्ट्रेस के बारे में जाना हमने, और इसका जो इससे पैदा होने वाली जो कोर्टिसोल है, अर्थात कोर्टिसोल जो है उसके बारे में जाना, उसका नॉर्मल लेवल है तो क्या फायदे हो सकते हैं, और हाई लेवल पर हो तो क्या घाटा हो सकता है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ। नेक्स्ट देखें, फॉर्चुनेटली, ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन फॉर्चुनेटली लेखक बताते हैं, राइटर बता रहे हैं कि भाग्य से है, फॉर्चुनेटली माने लकीली, द बॉडी हैज ए नेचुरल काउंटर बैलेंस, हमारे शरीर में इस प्रकार के खतरों का सामना करने के लिए शरीर में क्या है, एक स्वाभाविक काउंटर बैलेंस है, अर्थात परस्पर मुकाबला करना, यानी संतुलन बनाए रखने का। काउंटर बैलेंस का मतलब संतुलन बनाए रखने का एक स्वाभाविक तरीका है, भाग्य से, लकीली हमारे बॉडी में एक प्रकार का क्या है, एक नेचुरल काउंटर बैलेंस है इस फाइट और फ्लाइट से लड़ने के लिए, अर्थात इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो स्थिति है ना बॉडी में, उससे लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे शरीर में एक प्रकार का काउंटर बैलेंस है, अर्थात एक प्रकार का संतुलन बनाने की स्थिति होती है, जिसको कहा जाता है द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, या फिर क्या, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, राहत पहुंचाने वाला रिस्पॉन्स है ना, तनाव से क्या देने वाला, मुक्ति देने वाला एक जो रिस्पॉन्स है, वो जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये एक तरह से नेचुरल काउंटर बैलेंस है, किसका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, फाइट या
फाइट और फ्लाइट जो हमारा जो है शरीर में एक सिस्टम है, उसका ये काउंटर बैलेंस है। काउंटर बैलेंस का मतलब उससे उसका मुकाबला करके संतुलन बनाने वाली एक सिस्टम है, ठीक है ना, शरीर में, जिसको हम रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी कहते हैं। स्वभाव से लकीली ये एक ऐसी स्थिति हमारे शरीर में है और ये नेचुरल है। क्या है? स्वाभाविक रूप से अंदर शरीर में होती है। होता क्या है इसमें देखें, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक यानी जिसको हम क्या कहते हैं, परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। परा अनुकंपी हिंदी में कहते हैं उसको परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये कंट्रोल करती है किसको? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को। नहीं समझ में आई बात? यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बॉडी में एक प्रकार का ये काउंटर बैलेंस है। बिकम्स एक्टिवेटेड, बताया जा रहा है, बताते हैं राइटर की, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बिकम्स एक्टिवेटेड, ये सक्रिय हो जाता है। यानी ये मुकाबला करने वाली जो ताकत है ना शरीर में, किससे मुकाबला करने वाली? किस शरीर में संतुलन बैठाने वाली, संतुलन लाने वाली जो पावर है, ये क्या? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये एक्टिवेटेड हो जाती है। व्हेन द थ्रेट और स्ट्रेसर, जब खतरा और तनाव, स्ट्रेसर का मतलब तनाव देने वाली चीज़ जो है, वो जब क्या हो जाती है, हैज़ पास्ट और एंडेड, जब क्या हो जाती है, जब हमारे शरीर में आया हुआ खतरा, बोलो आगे, और कोई तनाव देने वाली चीज़ है, जब क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब ये एक्टिवेटेड होता है। कौन? ताकि उस खतरे से, उस थ्रेट से या स्ट्रेसर से, तनाव से शरीर को नुकसान नहीं हो, उसका मुकाबला करने के लिए। तभी तो काउंटर बैलेंस करता है। ये कहते हैं इसको काउंटर बैलेंस किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उससे होने वाले खतरे या उससे नुकसान को वो क्या करता है? संतुलित करता है। तो जैसे ही खतरा और कोई भी थ्रेट या कोई भी किसी प्रकार का स्ट्रेसर जब एंड हो जाता है, तो ये एक्टिवेटेड हो जाता है। कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको दूसरा नाम क्या है? रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। बट इट कैन ऑल्सो बी कॉन्शियसली एक्टिवेटेड। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। हमारे शरीर में जैसे ही कोई खतरा आ रहा है या कोई तनाव आ रहा है, तो आप चाह करके इस काउंटर बैलेंस को क्रिएट कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप चाहो तो, वैसे तो होगा वो कब? स्वाभाविक रूप से तो कब होगा? जब खतरा खत्म हो जाएगा, थ्रेट्स एंड हो जाएंगे, यानी स्ट्रेसर्स एंडेड हो जाएगा, तब आपके वो अपने आप स्वाभाविक रूप से ये। लेकिन आप चाह कर पहले भी स्ट्रेसर, जैसे ही आपको लगे कि अब कोई खतरा आ रहा है, जैसे कोई तनाव आने वाला है, तो आप चाह कर भी उसको क्या कर सकते हैं? एडवांस में, है ना, जैसे ही आपको लगे कि आप लफड़ा होने वाला है, खतरा होने वाला है, तनाव आने वाला है, तो आप चाह कर पहले से इस काउंटर बैलेंस को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या नाम है इस काउंटर बैलेंस का? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कैसे कर सकते हैं? देखो तरीका बता रहा है। बाई डिपेनिंग, क्या करके? बाई डिपेनिंग द ब्रीथ, अपनी जो श्वास है अपनी जो श्वास लेने की जो हमारी जो स्पीड है, उसको गहरा करके, और गहरा कर, लंबी लंबी क्या लेकर के? श्वास लेकर के। एंड बाई रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स, और इसके अलावा जो हमारी स्केलेटल मसल्स जो हैं, हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, उनको एकदम क्या करते हुए ढीला छोड़, रिलैक्स कर दें, और लंबी लंबी क्या लें? तो वो खतरा जो आ रहा है, यानी जो फाइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण जो स्ट्रेस पैदा हो रहा है, उस स्ट्रेस को हम चाह कर इसका मुकाबला करने के लिए काउंटर बैलेंस की स्थिति पैदा कर सकते हैं। अर्थात पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को चला करके एडवांस में क्या कर सकते हैं? एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे तो होगा वो कब? जब वो चला जाए, लेकिन वो कुछ नुकसान कर सकता है। लेकिन आप उसको होने से पहले भी क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं। किससे? कैसे? हाउ? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इस प्रक्रिया द्वारा, बाय डिपेनिंग द ब्रीथ, अपनी श्वास को गहरा करके। जैसे ही देखा आपको कोई खतरा होता है, आपको एकदम कोई तनाव आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, या कुछ इस तरह की चीज़ आपको लगने लगे, तो आप लंबी लंबी क्या लेने लग जाते हैं?
तो आपको रिलैक्सेशन महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा शरीर के अंदर आपको राहत मिल रही है, तनाव ख़त्म हो रहा है। तो वो ऐसा किया जा सकता है। और अपने एक और दूसरा तरीका, बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल। तो ये दो तरीके आपको याद रखने हैं कि चला करके, जानबूझ करके आप कैसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आएगी, बाय डिपेंडिंग द ब्रीद, श्वास को गहरा करके, एंड बाय रिलैक्सिंग द स्केलेटल मसल्स। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ये अभी हमने जाना उसका काउंटर पार्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी की बात चल रही है नेक्स्ट पैराग्राफ में, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात अभी हम कर रहे हैं यहाँ। व्हेन एक्टिवेटेड, और जब ये एक्टिवेटेड हो जाती है, कौन? हाँ, शरीर में हमारे रिलैक्सेशन आ जाता है, तनाव से मुक्ति हो जाती है, शरीर एकदम राहत की स्थिति में आ जाता है, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाती है। व्हेन एक्टिवेटेड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम लोअर्स, तो इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। ये क्या करती है, इसके कारण क्या होता है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, इंक्रीज करने के बजाय लोअर्स कर देता है, कम कर देता है ब्लड प्रेशर को, ब्लड के प्रेशर को कम कर देता है। हार्ट रेट जो बढ़ जाती है, किसके कारण बढ़ जाती थी ये बताइए ज़रा। ब्लड प्रेशर किसके कारण बढ़ जाता है, हार्ट रेट किसके कारण बढ़ जाती है बताइए। रेस्पिरेशन, कोलेस्ट्रॉल नहीं, उस कोर्टिसोल तो है ही, इसके अलावा आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है ना, जिसके कारण स्ट्रेस पैदा होता है, और वो स्ट्रेस कौन सा है, लॉन्ग टर्म में है, यानी क्रॉनिक स्ट्रेस कौन सा, कोर्टिसोल। तो उसके कारण हमारे इन सारी चीज़ें जो होती हैं इनका लेवल क्या हो जाता है, हाई, सब इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको ये क्या करता है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है, कौन, पैरासिम्पैथेटिक, जो इसका काउंटर बैलेंस है, जो इसको नियंत्रित करता है, संतुलित करता है, वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो इसके कारण ये ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, किसको, हार्ट रेट, और इसके अलावा रेस्पिरेशन, इसके अलावा जो हमारी श्वास लेने की जो पेस ऑफ द ब्रीथ, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वास लेने की गति, पेस का मतलब गति, स्पीड, उसको ये क्या करता है, इन तीन चीज़ों को ये लोअर कर देता है। लोअर का मतलब कंट्रोल में कर देता है, कहने का मतलब, यहाँ लोअर कर देने का मतलब बिल्कुल नहीं, कंट्रोल में कर देता है, जैसा होना चाहिए वैसा। तो तभी तो ये क्या हुआ, तभी तो इसको काउंटर बैलेंस कह रहे हैं, तभी तो ये संतुलन बनाने वाला है ना। जो संतुलन बिगड़ जाता है ना, उसको क्या करता है, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिम्युलेटेड। इसके अलावा हमारे बॉडी में दो जो प्रोसेसेस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, डाइजेशन जब भी जानते हैं क्या, बोलो, पाचन की क्रिया, एंड एलिमिनेशन यानी उत्सर्जन की क्रिया। इन दोनों क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को अलाउड टू बी स्टिम्युलेटेड। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने पर ये दोनों ही जो प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन आर अलाउड टू बी स्टिम्युलेटेड, बिल्कुल सही तरीके से क्या होने लग जाते हैं, उत्तेजित, यानी प्रॉपरली ये प्रक्रियाएं होने लग जाती है, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। एंड स्टिम्युलेटेड का मतलब समझ में आया, उत्तेजित होने लग जाते हैं, यानी प्रॉपरली वो अपना वर्क करने लग जाते हैं, प्रक्रियाएं ढंग से होने लग जाती है। एंड ब्लड इज फ्री, और इसके अलावा जो ब्लड है हमारे शरीर में, रक्त, वो एकदम फ्री हो जाता है टू ट्रेवल टू द डाइजेस्टिव, कौन कौन से सिस्टम में जाने के लिए, और ब्लड का जाना बहुत ज़रूरी है हर सिस्टम में। हमारा ब्लड फ्री हो जाता है जाने के लिए, यात्रा करने के लिए, यात्रा करने का मतलब बहने के लिए, उसमें जाने के लिए, कौन कौन से सिस्टम में, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अर्थात पाचन, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव यानी जनन, संतान उत्पत्ति करने के जो हमारे जो अंग होते हैं बॉडी में, ऑर्गेन्स होते हैं, यानी उनको हम रिप्रोडक्टिव प्रक्रिया कहते हैं, उन सिस्टम्स कहते हैं, उनमें। एंड ग्लैंडुलर, ग्रंथियों से संबंधित जो एक अंग है हमारे शरीर में, उसको हम ग्रंथियों में। एंड इम्यून सिस्टम, और किसमें, प्रतिरक्षण प्रणाली में, यानी हमारे शरीर की ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हैं, सिस्टम्स हैं, प्रणालियां हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम और इम्यून सिस्टम।
समझ में आया? और इनमें रक्त आसानी से क्या होने लगता है, बहने लग जाता है, पहुंचने लगता है, बिकॉज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। व्हेन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, जब ये क्या होती है, एक्टिवेटेड होती है, तो ये फायदे हमारे अंदर इन सिस्टम्स को में ब्लड आसानी से क्या होने लग जाता है, फ्लो होने लगता है, बहने लगता है, पहुंचने लगता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा ही आपने, पाचन क्रिया, रिप्रोडक्टिव यानी जनन क्रिया, जनन क्रिया के जो हमारी सिस्टम है, एंड ग्लैंडुलर यानी ग्रंथियों समझिए, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, एंड इम्यून सिस्टम, अभी अभी हमने जाना क्या बताओ, प्रतिरक्षण क्षमता वाली जो सिस्टम हमारे बॉडी में होती है, इन सब में ब्लड बहने लगता है, पहुंचने लगता है। सिस्टम्स नेसेसरी, और ये जो सारे सिस्टम्स अभी बताएं, ये चारों, सुनना ध्यान से, ये चारों जो सिस्टम्स हैं नेसेसरी हैं ये फॉर द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ। आई बात समझ में? एक व्यक्ति को अगर लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रमोट करना है, अर्थात कहने का मतलब है व्यक्ति को लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, तो इन चारों सिस्टम की बहुत आवश्यकता होती है, ये बहुत ज़रूरी है उसके लॉन्ग टर्म प्रमोशन के लिए। कौन कौन से चार सिस्टम, इसको हम डाइजेस्टिव, रिप्रोडक्टिव, ग्लैंडुलर एंड इम्यून सिस्टम। तो DRGI है ना, DRGI जो एक शॉर्ट फॉर्म बन रही है इसकी, उससे हम इसको जान सकते हैं। D फॉर डाइजेस्टिव, R फॉर रिप्रोडक्टिव, एंड G फॉर ग्लैंडुलर, एंड I फॉर गर्ड भी कह सकते हैं इसको हम, GIRD ऐसे याद करें। G फॉर ग्लैंडुलर, I फॉर इम्यून, और R फॉर रिप्रोडक्टिव, एंड D फॉर डाइजेस्टिव। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। और द प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म, किसके फायदे, क्या होता है इसके, किसके लिए जरूरी है ये सिस्टम्स चारों अभी जो बताए, कौन किसके लिए? प्रमोशन ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ, यानी शरीर में लंबे समय तक स्वास्थ्य के बने रहने को बढ़ाने के लिए ये चारों ही सिस्टम्स क्या हैं, जरूरी है। और इनमें रक्त का ये क्या करता है, प्रवाह नॉर्मल कर देता है, अर्थात ईजी कर देता है, रक्त इनमें आराम से बहने लगता है। कब? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्थिति में। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? आगे चलें। द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज ऑल्सो नोन एज द रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। ये जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जिसकी बात हमने करी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। आराम करो और फिर तरोताजा हो जाओ, रेस्ट, और जैसे रिलैक्स हुआ बॉडी तो रेस्ट मिला, और रेस्ट होने के बाद में रिन्यू हो जाओ, रिन्यू का मतलब तरोताजा हो जाना। तो क्या नाम से जाना जाता है इसको? एक और रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। व्हेन द बॉडी, लेखक बता रहा है रेस्ट एंड, क्या जाना अभी आपने इसको, रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। व्हेन द बॉडी हैज द टाइम, और जब शरीर इस स्टेज में क्या होता है, इस रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज में क्या होती है, क्या होता है? जब बॉडी हैज द टाइम, जब बॉडी के पास में काफ़ी समय होता है, एंड रिसोर्सेज, और संसाधन होते हैं, टू हील द बॉडी, अपने शरीर को क्या करना है, अपने खुद के शरीर को खुद के अंदर क्या करने के लिए, हील करने के लिए। टाइम भी होता है उसको, और रिसोर्स भी होते हैं, संसाधन होते हैं, टू हील द बॉडी एंड टू रिस्पॉन्ड टू इलनेस ऑब्वियसली, और फिर किसके प्रति, बीमारी के प्रति क्या देना, रिस्पॉन्स देने में, है ना, उसका जवाब देने में के लिए शरीर के पास में ऐसी स्थिति में टाइम भी होता है और रिसोर्स भी होता है। कौन सी स्थिति में? रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज। नहीं समझ में आया? जब रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज पे जब हम रहते हैं, यानी कहने का मतलब हमारे बॉडी में जब रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स सक्रिय होता है, यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट रहता है, तो ऐसे में हमारे पास में बीमारी से का मुकाबला करने के लिए शरीर के पास में, खुद के पास में टाइम भी होता है और रिसोर्स भी होते हैं, संसाधन भी होते हैं, कि वो क्या कर सके, बोलो, बॉडी को हील कर सके, बॉडी को हील कर सके और बीमारी का मुकाबला कर सके। रिस्पॉन्ड टू इलनेस, ऑब्वियसली का मतलब क्लियरली, बाई इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड डेप्थ ऑफ द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। ध्यान से समझें, ये बिल्कुल क्लियर है, इट इज़ वेरी क्लियर। व्हाट इज वेरी क्लियर?
दिस इज वेरी क्लियर। व्हाट? बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। क्या करके? ये जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की बात अभी हम कर रहे थे ना, रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज की, इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसकी बारंबारता को क्या करके? बढ़ाकर, टाइम को बढ़ाकर, इसके टाइम को बढ़ाकर, एंड डेप्थ को बढ़ाकर, इसकी गहराई को क्या करके? इन तीन चीज़ों को करके, यानी रेस्ट एंड रिन्यू स्टेज या रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स जो है, उसके फ्रीक्वेंसी को, उसके टाइम को और उसकी डेप्थ को क्या करके? बढ़ा करके। ये क्लियर है। वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर, ऐसा करके हम न केवल अपने बॉडी को अच्छा होने के लिए तैयार कर देते हैं, रिकवर होने के लिए फ्रॉम इलनेस, बीमारी से, एंड डिजीज, बीमारी से, बट वी ऑल्सो प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेडिसिन। और ऐसा करके हम एक और क्या करते हैं? एक प्रिवेंटिव मेडिसिन भी, यानी रक्षा करने वाली जो औषधि है, उसका भी अभ्यास करते हैं हम। बाय अलाउइंग द बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स एसेंशियल मेंटेनेंस टास्क। बॉडी को क्या करके? कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जो मेंटेनेंस टास्क होते हैं, अर्थात रख रखाव वाले जो काम होते हैं, उसको बॉडी टू परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स एसेंशियल। इस स्थिति में बॉडी जो अपने शरीर के अंदर रख रखाव वाला जो काम होता है ना, उसको करने का भी उसको टाइम मिल जाता है। इससे न केवल क्या होता है, बॉडी को इलनेस और डिजीज से रिकवर करने में तो फ़ायदा मिलता ही मिलता है, साथ में बॉडी के अंदर जो टूट फूट होती है, उस टूट फूट को मेंटेन करने, या उस टूट फूट को मेंटेनेंस करने की एसेंशियल मेंटेनेंस जो होती है, अरे भाई रख रखाव होती है ना शरीर के अंदर, जैसे हर गाड़ी की भी मेंटेनेंस होती है, तो हर चीज़ की, निर्जीव चीज़ की भी मेंटेनेंस होती है, वैसे हमारे शरीर की भी मेंटेनेंस होती है। तो उस मेंटेनेंस को क्या करने के लिए? बोलो। हाँ, ताकि शरीर अच्छे से अपना मेंटेनेंस कर सके, उसके लिए भी ये बॉडी को अलाउ करती है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो ये कब होगा? जब हम अपनी इसकी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को क्लियरली क्या करें? रिलैक्सेशन ऑब्वियसली बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड डेप्थ ऑफ रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, यानी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स की बारंबारता, यानी एक बार दो बार कर रहे हैं उसको 4 बार करने लग जाएं, तो बारंबारता क्या हुई? बार बढ़ गई ना। तो उसको बारंबारता को, उसकी बार बार करने की जो बात है, उसको बढ़ाकर, टाइम को बढ़ाकर और उसकी गहराई को बढ़ा करके हम ये फ़ायदे ले सकते हैं। पहला तो क्या कर सकते हैं? वी नॉट ओनली अलाउ आवर बॉडी टू रिकवर फ्रॉम इलनेस एंड डिजीज, बीमारियों से अपने शरीर को उभारने, रिकवर करने में तो मदद मिलती है। इसके अलावा शरीर को और उसका जो मेंटेनेंस जो टास्क होता है शरीर का, उसको भी करने की क्या मिल जाता है? क्षमता मिल जाती है, टाइम मिल जाता है। तो ये हमने जाना अभी एक और फायदा इसका, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स का। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब नेक्स्ट देखें, योगा जो है एम्फेसिस का मतलब जोर डालती है। योगा जो है, योगा की जो प्रक्रिया है, प्रैक्टिस ऑफ योगा जो है, वो एम्फेसिस करती है ऑन लॉन्ग डीप ब्रीदिंग। लंबी और गहरी श्वास लेने पर ये क्या करता है? एम्फेसिस करता है, जोर डालता है। एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन। और इसके अलावा योगा का जो ये 2 क्रियाएं हैं, योगा में जो ये 2 चीज़ें होती है, तो लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग और कॉन्शियस रिलैक्सेशन, और जानबूझ करके, जागरूक होकर के शरीर को क्या देना? आराम देना। ये 2 जो इसमें बातें होती हैं ना, ये क्या करती हैं? एक्टिवेट्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था ना कि हम चला कर भी इसको एडवांस में क्या कर सकते हैं? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या? डीप ब्रीदिंग से आया था ना। तो इसी तरह से योगा में जो डीप और लॉन्ग ब्रीदिंग होती है और कॉन्शियस रिलैक्सेशन आता है, अर्थात इसके अंदर जानबूझकर चला करके जो हम आराम की स्थिति में आते हैं, ये चीज़ क्या करती है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करती है? एक्टिवेट करती है, यानी उसको सक्रिय बनाती है। एंड प्रमोट्स इट्स रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस। और इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक फंक्शन है, कार्य, रेस्ट एंड रिन्यू का, आराम देने का और ताज़ा कर देने का, उसको भी ये प्रमोट्स करती है, बढ़ावा देती है। योगा की कौन सी चीज़? योगा की किस चीज़ पर जोर देने की बात?
लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग एंड कॉन्शियस रिलैक्सेशन। इससे एक तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है और दूसरा इसके साथ में ये रेस्ट एंड रिन्यू फंक्शंस जो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, उसको भी ये प्रमोट बढ़ाती है। इनफैक्ट का मतलब रियली, इनफैक्ट माने रियली रिसेंट स्टडी, अभी जो ताज़ा हाल ही में, रिसेंट का मतलब हाल ही में जो एक स्टडी की गई है शोन, उसने ये बताया है योगा टू डिक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल इन द ब्लड। ऐसा पाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन योगा का रेगुलर क्या है प्रैक्टिशनर है, अर्थात योगा को अपनाता है, तो ऐसा बताया गया है सर्वे के अंदर, रिसेंट स्टडी में बताया गया है कि ये योगा जो है ये मदद करता है क्या करने में, टू डिक्रीज द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल को खून में क्या करने में, कम करने में, उसके लेवल को कम करने में ये काफ़ी मदद करता है। ऐसा एक हाल ही में किए गए, हाँ बोलो, रिसेंट स्टडी में ऐसा बताया है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेज ऑफ योगा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, योगा की, जो ध्यान लगाने वाली जो इसकी प्रैक्टिसेज हैं, सिस्टम्स जो हैं, हेल्प टू रिड्यूस द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर। बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, देखो क्या कह रहा है ये, इसकी जो मेडिटेटिव जो प्रैक्टिसेज हैं किसकी, योगा की, बोलो, जैसे अभी योगा की डीप ब्रीदिंग और कॉन्शियस रिलैक्सेशन की जो प्रक्रिया होती है योगा में, उसी तरह से मेडिटेटिव प्रैक्टिस जो इसकी योगा में जो हम ध्यान लगाते हैं, वो क्या मदद करती है, हेल्प टू रिड्यूस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द माइंड टू स्ट्रेसर, यानी हमारा ध्यान जब किसकी ओर जाता है, स्ट्रेस की तरफ, तनाव की तरफ जो हमारा ध्यान जाता है, उसको रोकता है, उसको कम करता है। एंड टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, और इसके अलावा बॉडी के अंदर जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो होता है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो एक्टिवेशन है, उसकी इंटेंसिटी को जो है, उसकी जो तीव्रता जो है इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, उसको भी ये कंट्रोल करता है, लेसन कर देता है। लेसन माने कम कर देना, लेस माने क्या होता है, कम, और इसमें ईएन जोड़ा तो मैंने पहले फंडा बताया था कि आपको एडजेक्टिव वर्ड में ईएन लगाकर फर्स्ट फॉर्म बनाया जाता है और सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमेशा ईडी लगता है। तो ये लेस क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, इसमें ईएन जोड़ा यानी कम कर देना। तो क्या क्या समझा आपने, योगा की जो मेडिटेटिव जो एक्टिविटीज़ हैं, मेडिटेटिव जो प्रैक्टिसेज हैं, इसकी ध्यान लगाने की जो बात होती है इसके अंदर, उससे एक पहला लाभ तो क्या होता है, फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है, ये तनाव के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिवनेस है, अर्थात तनाव के प्रति जो हम आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसका जवाब देने लग जाते हैं, तनाव को झेलने लग जाते हैं, तनाव का सामना करने लग जाते हैं, उससे हम उसको ये लेसन रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, हमारा ध्यान नहीं जाता। डेफिनेटली जो व्यक्ति जैसे ही हमको तनाव आए, हम मेडिटेशन में चले जाएं, किसमें, मेडिटेशन में, ध्यान में चले जाएं, तो वो तनाव अपने आप क्या हो जाएगा, उसके प्रति हमारा रिस्पॉन्सिवनेस खत्म हो जाएगा। और जब तनाव के प्रति ध्यान ही नहीं जाएगा तो तनाव होगा क्या। देखा होगा इसके कई तरीके हैं, जैसे कई लोग तनाव कम करने के लिए नशा लेते हैं, देखा ना, तो उसमें उनको तनाव भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं, क्योंकि उनको होश ही नहीं रहता, लेकिन वो नुकसानदेह है। ये बहुत फायदे की चीज़ है, इससे आपका मतलब वो एक कहावत है ना, हींग लगा ना फिटकरी रंग चोखा चोखा, अर्थात कुछ भी नहीं लगेगा और फायदे ही फायदे हैं। नहीं समझ में आया, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन नशा लेकर भी व्यक्ति क्या करता है, अवॉइड स्ट्रेस, अपने तनाव को कम करता है, उससे बचता है। लेकिन ये तरीका भी एक मेडिटेटिव जो प्रैक्टिसेज है योगा की, वो बहुत हेल्प करती है हमें तनाव से मुक्ति दिलाने में। और साथ में ये क्या करता है, देखें, लेसन द इंटेंसिटी ऑफ फाइट और फ्लाइट, या इसके अलावा ये जो फाइट और फ्लाइट जो रिस्पॉन्स होता है शरीर में, यानी कहने का मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके रिस्पॉन्स को भी ये क्या कर देता है, कम कर देता है। योगा आल्सो टीचेज अस, ये हमें बताता है टू सी पोटेंशियल स्ट्रेसर्स
ए चैलेंजेस। ये हमें इसके अलावा ये भी सिखाता है कि जो भी संभावित खतरे हैं, संभावित जो भी तनाव है, स्ट्रेसर्स हैं, स्ट्रेस देने वाली जो स्थितियां हैं, उसको चैलेंज के रूप में मानो। किसके रूप में? रादर देन थ्रेट्स। खतरा मानने के बजाय उसे क्या मानो? चुनौती के रूप में स्वीकार करो, चुनौतियों के रूप में। ये हमें योगा सिखाता है। एनेबलिंग वन, और ये हमें एक व्यक्ति को योग्य बनाता है। एनेबलिंग का मतलब सक्षम बनाता है टू अवॉइड द स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंटायरली, कि किस तरह से हमको जो स्ट्रेस जो होता है उसको कंप्लीटली कैसे क्या किया जाए, इससे कैसे बचा जाए, इस बात के लिए एक व्यक्ति को ये क्या बनाता है? एनेबल बनाता है, अर्थात सक्षम बनाता है। तो ये देखा आपने अभी। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी बातें कल के नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। थैंक यू।